हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप एवरीथिंग गोइंग ग्रेट। आज हम मिले हैं टू रिवाइज द एंटायर चैप्टर ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी। हमें पता है मैम एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैम, बिफोर वी मूव ऑन टू द एक्चुअल चार्जिंग सेक्शन और द लेवी कलेक्शन सेक्शन, एक बार सिर्फ 5 मिनट में आईजीएसटी एक्ट के 3 सेक्शंस है जो हमें पता होने चाहिए, वो हम देख लेंगे। मैम, सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट विच टॉक्स अबाउट इंटर स्टेट सप्लाई, section 8 of IGST Act which talks about intra-state supply and section 9 which talks about territorial waters of India। हम बोलते हैं मैम कि अगर सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग स्टेट या दो अलग यूटी में है तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे और उसमें आईजीएसटी लग जाएगा। लेकिन अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट सेम यूटी में ही है तो C+SGST लगेगा, उसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई मान लेते हैं। लेकिन अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में है तो हम उसको क्या करेंगे, डीम अज्यूम करेंगे कि वो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट यूटी पे सिचुएटेड है एंड फिर अकॉर्डिंगली CS या IGST का डिसीजन लेंगे। इंपोर्ट चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, एक्सपोर्ट चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, हमेशा हम उसको इंटर स्टेट सप्लाई ही मानते हैं। इवन अगर आप कभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट या डेवलपर को सप्लाई करो या उनसे कोई भी सप्लाई लो तो वो भी हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई ही हो जाता है। मैम, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो सप्लाई तो है पर कहीं फॉल नहीं हो रहा, इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं बन रहा, ऐसा कुछ भी है तो हम उसको ऑटोमेटिकली रेसिड्यूरी पॉइंट के चलते इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे और आईजीएसटी एक्ट लगा देंगे। वेरी सिंपल, बस एक ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिमाग में रखना है। वैसे तो अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड मैं जो भी एक्ट बोलूंगी हमेशा सीजीएसटी एक्ट ही होगा, बट बस आईजीएसटी एक्ट के ये 3 सेक्शन जहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई को देख के डिसीजन लिया जाएगा, ना कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। समझो आज मैं गुजरात से हूं तो मेरा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट तो गुजरात है पर मैं गोवा जाके एक रिसोर्ट बुक कर लेती हूं तो ऐसे केस में मैम अकोमोडेशन सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में देखा है कि जहां पे होटल होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई, तो मैम प्लेस ऑफ सप्लाई तो गोवा बन जाएगा एंड जो सप्लायर है रिसोर्ट का ओनर, रिसोर्ट खुद, वो भी तो गोवा में ही रजिस्टर्ड होगा मैम, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर भी गोवा। तो भले ही मैं रेसिपिएंट गुजरात की हूं पर फिर भी ये क्या माना जाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई ही माना जाएगा, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, ना कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। राइट मैम, इतना सा इंफॉर्मेशन लेके अब हम एक्चुअली स्टार्ट करते हैं हमारा चार्ज दैट इज लेवी का चैप्टर। CGST एक्ट सेक्शन नंबर 9, द चार्जिंग सेक्शन, लेवी एंड कलेक्शन सेक्शन, करस्पॉन्डिंगली सेम टू सेम सेक्शन IGST एक्ट में सेक्शन 5 में दिया गया है। नाउ मैम, चार्जिंग सेक्शन में हमें पढ़ने हैं 5 सब सेक्शन। सबसे पहला नॉर्मल लेवी। नॉर्मल लेवी सिंपली बोलता है कि देखो भाई, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाईज करोगे तो C+SGST, इंटर स्टेट सप्लाईज करोगे तो IGST। मतलब CGST एक्ट में CGST के बारे में लिखा है, IGST में I के बारे में और SGST में S के बारे में। मैंने कंबाइंड करके कॉमन नॉर्मल लेवी का यहाँ पे आपको प्रोविजन दे दिया विच सिंपली सेज कि भाई सारी सप्लाईज पे GST लगेगा। अब इंट्रा इंटर कैसे करना है वो हमने ऑलरेडी समझ लिया। एक्सेप्ट, लेकिन मैम, अल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और अल्कोहलिक लिक्कर को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट्स, अननेचर्ड, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यूज होती है, ये सब पे GST नहीं लगेगा। चार्जिंग सेक्शन में ही पर्टिकुलरली एक्सेप्शन डाल के लिख दिया है कि अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहलिक लिक्कर है या अननेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या स्पिरिट है जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होती है, उन पे GST नहीं लगाना है। उन पे आज भी मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज और सेल्स पे वैट CST लग जाता है। तो मैम, अल्कोहल को छोड़ के बाकी सारे गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने पे GST लगेगा। कौन कैसे कलेक्ट करेगा, तो टैक्सेबल पर्सन प्रिस्क्राइब मैनर में कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देगा। मैम, GST की अमाउंट लाने के लिए हमें 2 ही वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, एक वैल्यू और एक रेट। तो वैल्यू क्या बोलती है मैम, मान लो 1000 रुपए का प्रोडक्ट है और उस पे 5% GST लग रहा है तो आई नो के 50 रुपीज मेरा GST अमाउंट हो जाएगा। सो टू अराइव एट GST अमाउंट आई नीड वैल्यू जो सेक्शन 15 के हिसाब से अपन समझ लेंगे, एंड आई नीड रेट
जो बोलता है कि भाई गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी HSN कोड के अकॉर्डिंग सारे गुड सर्विसेज का रेट। गवर्नमेंट को नोटिफाई करने के लिए रिकमेंडेशन कौन देता है मैम? GST काउंसिल। सो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल गवर्नमेंट विल नोटिफाई कि ये रेट ऑफ GST एप्लीकेबल होना चाहिए। अकॉर्डिंगली हम वैल्यू और रेट को मल्टीप्लाई करके GST का अमाउंट निकाल लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल लेवी। देन मैम 9(2) बोलता है GST ऑन नैप। ये 5 प्रोडक्ट है मैम। हमने बोला इनको तुम जाओ जाके नैप ले लो। इन 5 प्रोडक्ट को हमने बोला अभी तो देर है, तुम जाओ तब तक सो जाओ, तुमको उठा देंगे। तो हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड, इन पे GST आज एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन फुटूरे बोले तो मैम फ्यूचर, फुटूरे में गवर्नमेंट एक डेट नोटिफाई करेगी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे, जब से इनके ऊपर GST लगना चालू हो जाएगा। बस मैम, तो एज ऑफ नाउ हमारे लिए इररेलेवेंट हो गया क्योंकि अभी तो GST नहीं लग रहा, फ्यूचर में किसी डेट से लगेगा। देन मैम वी टॉक अबाउट सेक्शन 9(3) जो बात करता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। मैम क्या होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? देखो नॉर्मल लेवी में हमने क्या देखा कि नॉर्मली सप्लायर GST कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे कर देगा। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर GST कलेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ अपना टैक्सेबल वैल्यू लेता है, जेब में रखता है और चला जाता है। जो GST का अमाउंट बनता है वो रेसिपिएंट ही सामने से जाके और गवर्नमेंट को पे करता है। यू अंडरस्टैंड, बर्डन शिफ्ट नहीं हो रहा है, कंप्लायंस शिफ्ट हो रहा है। अगर नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज है 100 रुपए के गुड्स है और 5 रुपए का GST है, तो जो रेसिपिएंट है वो 105 देगा सप्लायर को, सप्लायर 100 अपने पास रखेगा और 5 गवर्नमेंट को दे देगा। अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगा तो मैम रेसिपिएंट सप्लायर को 100 ही देगा और रेसिपिएंट खुद से गवर्नमेंट को जाके क्या करेगा? 5 GST दे देगा। सो इफ यू अल्टीमेटली सी मैम रेसिपिएंट की जेब से 105 ही जा रहा है, यस, सप्लायर को लास्ट में 100 ही मिल रहा है, हाँ, और गवर्नमेंट को 5 मिल रहा है, हाँ। तो चाहे फॉरवर्ड चार्ज हो चाहे रिवर्स चार्ज हो, जेब सबकी सेम या खाली होने वाली है या सेम भरने वाली है। इट इज जस्ट अबाउट द कंप्लायंस के फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भरता है, पर रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट खुद ही आगे रह के जाके गवर्नमेंट को टैक्स देता है, सप्लायर के थ्रू नहीं देता है। तो ऐसी कौन सी गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड है, ऐसी कौन सी गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड है जिनके ऊपर रेसिपिएंट ही सामने से जाके RCM में गवर्नमेंट को टैक्स भर देता है? ये हमें समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बर्डन शिफ्ट नहीं होता, जिसको टैक्स बेयर करना है वो तो हमेशा रेसिपिएंट ही रहेगा। इट इज जस्ट अबाउट द स्टैट लायबिलिटी या कंप्लायंस बोल लो, जो शिफ्ट होता है सप्लायर से रेसिपिएंट के ऊपर। तो मैम RCM गुड्स पे भी होता है, RCM सर्विसेज पे भी होता है। इंटर लेवल पे तो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज का ही RCM एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। फाइनल पे भी पहले तो सिर्फ सर्विसेज का ही होता था, बट अब फाइनल लेवल पे RCM ऑन गुड्स भी क्या कर लिया है? इंक्लूड कर लिया है। दिस इज फॉर CA। अगर आप एक CMA स्टूडेंट हो और आप ये रिवीजन वीडियो देख रहे हो तो इंटर फाइनल दोनों ही लेवल पे RCM ऑन गुड्स एप्लीकेबल हो जाता है। CA फाइनल में भी RCM ऑन गुड्स एप्लीकेबल हो जाता है। सिर्फ CA इंटर पे RCM ऑन गुड्स नहीं आता है, ओनली एंड ओनली RCM ऑन सर्विसेज ही एप्लीकेबल होता है। मैं इस वीडियो में CMA इंटर स्टूडेंट्स के लिए या फाइनल स्टूडेंट्स के लिए भी RCM ऑन गुड्स करवाने वाली हूँ। अगर आप CA इंटर में हो तो आप RCM ऑन गुड्स छोड़ देना, स्किप कर देना, सर्विसेज आपके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है, और बाकी सबके लिए तो गुड्स भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो मैम पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से गुड्स के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, बाद में हम सर्विसेज देख लेंगे। तो गुड्स को लर्न करने के लिए एक बहुत ही मस्त क्यूट सिंपल टेक्निक मैंने बनाई है। We call it as 1 2 3 4 get on the dance floor। 1 2 3 4 get on the dance floor है मैम। ये क्या है? तो देखो टोटल 10 गुड्स है जिनके ऊपर RCM लगता है। 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 10 गुड्स है। 1 बोलता है एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट सप्लाई करेगा तो उसके ऊपर RCM लग जाएगा। 2 बोलता है कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को पहला एसेंशियल ऑयल सप्लाई करेगा एंड दूसरा अगर मेटल स्क्रैप सप्लाई करेगा URP टू RP तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। देन मैम 3 बोलता है
कि 3 अजीब चीजें हैं, 3 अजीब गुड्स है जिनके ऊपर आरसीएम लगता है। अच्छा मैम, इंडिया में अजीब कौन है? सबसे अजीब तो गवर्नमेंट है मैम, इंडिया में गवर्नमेंट से तो अजीब कोई है ही नहीं, कुछ तो भी करते रहते हैं, राइट। तो 3 में सबसे पहला, जब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से लोकल अथॉरिटीज लॉटरीज निकालती है ना, तो ये लोग जब लॉटरी के टिकट लॉटरी के एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे तो उसके ऊपर आरसीएम लग जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड, आपने नॉर्मली एजेंट से टिकट खरीदा तो उस पे आरसीएम नहीं लगेगा, पर्टिकुलरली देखना है सप्लायर कौन, रेसिपिएंट कौन, तभी आरसीएम लगेगा। तो अगर पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ने ये लॉटरी के टिकट एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करे हैं तो ही आरसीएम लगता है। जब एजेंट फर्दर हमें सप्लाई कर देते हैं तो आरसीएम नहीं लगता, नॉर्मल एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगता है। तो आपको सिर्फ गुड्स के नाम नहीं, आपको सप्लायर और रेसिपिएंट भी याद रखना है, इसलिए 1 2 3 4 का टेक्निक बनाया है, राइट। तो गवर्नमेंट ने लॉटरी टिकट्स दिया फर्दर लॉटरी के एजेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को, या फिर मैम गवर्नमेंट कई बार हमारे व्हीकल्स गुड्स वगैरह सीज कर लेती है ना, मान लो रेड करने आई, आपके गुड्स उठा के ले गई, सीज करके ले गई, तो अब गुड्स का करेगी क्या? ऑक्शन करेगी, बेचेगी। तो जब गवर्नमेंट ये सीज्ड व्हीकल्स गुड्स स्क्रैप वगैरह क्या करती है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करती है, तो उसके ऊपर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है। एंड थर्ड पॉइंट बोलता है कि अगर कोई पर्सन है जो ककून से रॉ सिल्क बना रहा है, रॉ सिल्क बनाने वाला पर्सन जब रजिस्टर्ड पर्सन को रॉ सिल्क देगा तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। तो 3 अजीब चीजों में 2 तो गवर्नमेंट है, और तीसरा अजीब जो कहीं पे फॉल नहीं हो रहा कि भाई ककून में से पहली बार जिसने वो रॉ सिल्क बनाया है, उस रॉ सिल्क को जब वो रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो आरसीएम लगेगा। समझो आज मैंने दुकान से जाके एकदम मस्त प्योर 100% सिल्क की साड़ी खरीद ली तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, क्योंकि रॉ सिल्क ककून से बनाने वाले पर्सन से खरीदा, क्या सिल्क नहीं, तो वो रॉ सिल्क ककून से बनाने वाले पर्सन से जब रजिस्टर्ड पर्सन खरीदता है तो आरसीएम लग जाता है। एंड लास्ट 4 बोलता है कि अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है रॉ कॉटन, कैशियो नट्स, तेंदू लीव्स बोले तो वो बीडी रैपर लीव्स, और लास्ट इज टोबैको लीव्स, ये 4 में से कुछ भी अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट ने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया तो आरसीएम। अंडरस्टैंड मैम, मैंने भी आज प्रोविजन स्टोर से दुकान से जाके कैशू नट्स काजू खरीद के ले आई तो आरसीएम लगेगा? नहीं, क्योंकि आपने दुकान से खरीदा। जब एक एग्रीकल्चरिस्ट रजिस्टर्ड पर्सन को देगा सिर्फ और सिर्फ तभी आरसीएम लगने वाला है। तो ये 10 चीजें हैं 1 2 3 4 जिनके ऊपर आरसीएम लगता है। 1 बोलता है रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। 2 बोलता है अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन, एसेंशियल ऑयल्स और मेटल स्क्रैप। तीसरा अजीब चीज है, गवर्नमेंट ने लॉटरी का टिकट डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, गवर्नमेंट ने सीज्ड गुड्स रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, या रॉ सिल्क बनाने वाले पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया। एंड 4th इज एग्रीकल्चरिस्ट टू रजिस्टर्ड पर्सन, रॉ कॉटन, कैशू नट्स, तेंदू लीव्स और टोबैको लीव्स, राइट। ये 10 गुड्स है जो जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल हो जाते हैं। तो गुड्स का नाम भी याद रखना है, सप्लायर का नाम भी याद रखना है, और रेसिपिएंट का नाम भी याद रखना है। मैंने आपको टेक्निक के थ्रू लर्न करवा दिया है, आप नोट्स से अपने आप अब रीड कर सकते हो, ठीक है मैम। नाउ मूविंग ऑन टू कौन कौन सी सर्विसेज है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीटीए सर्विसेज की, जहां पे हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड। वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड। अगर कोई रेलवेज से, वाटरवेज से या फिर फ्लाइट से ट्रांसपोर्टेशन कर ले तो वो सब यहाँ नहीं फॉल होता है। जब सप्लायर ऑफ फ्रेट गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रोड से ट्रांसपोर्टेशन करके दे, वो भी गुड्स का, पैसेंजर ने टिकट खरीदा तो नहीं आएगा, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन रोड से हो रहा है जीटीए के थ्रू, तब ही सिर्फ और सिर्फ ये प्रोविजन अप्लाई होता है। बहुत सिंपल टेक्निक से इसको समझाया है मैंने। यहाँ पे देखो, आपको पहला क्वेश्चन पूछना है कि सप्लायर कौन है। अब देखो मैम, रोड से ट्रांसपोर्टेशन तो हॉर्स कार्ट से भी होता है, बुलक कार्ट से भी होता है, लारी से भी होता है, इंडिविजुअल ट्रक ओनर भी करता है, वहां सब जगह आरसीएम नहीं आता। नॉर्मली ये सब एग्जेम्प्ट होता है, अपन एग्जेम्पशन चैप्टर में देखते हैं। आरसीएम सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब सप्लायर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो क्या कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड करके दे रही है। मैम ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कौन होती है? नॉर्मली जो कंसाइनमेंट नोट्स वगैरह इश्यू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो अगर सप्लायर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है तो आपको आगे बढ़ना है। अगर सप्लायर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं है, बात वहीं खत्म हो जाएगी, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा।
क्या होगा एग्जेम्पशन चैप्टर में देख लेना, अभी हम आरसीएम के लिए पढ़ रहे हैं। नॉर्मली तो आई एम सेइंग कि एग्जेम्प्ट ही होता है, ठीक है मैम। अगर सप्लायर जीटीए है तो मैं आगे बढ़ूंगी, आगे बढ़ के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि रेसिपिएंट कौन है। रेसिपिएंट अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो आगे बढ़ना है। रेसिपिएंट अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट नहीं है, या वो 3 लोग जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ टीडीएस पर्पस के लिए ही रजिस्ट्रेशन लिया है, लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट बॉडीज जो होती है, तो वहां पे रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाती है। आज मान लो मैं एक नॉर्मल अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल हूं, मुझे कोई गुड्स कहीं भेजने हैं, मैंने जीटीए का सर्विस लिया, तो मेरे लिए जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर सप्लायर जीटीए है और रेसिपिएंट स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो आप आगे बढ़ोगे। मैम स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कौन है? सीएफ स्क्रब। सीएफ स्क्रब जीएसटी में स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है। सी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फैक्ट्री, सोसाइटी, ये सब अपने अपने एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, फैक्ट्री फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, सोसाइटी सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होगी तो चलेगा। मानो आज कोई फैक्ट्री है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर सिर्फ 2 लाख रुपए था, इसलिए उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, पर वो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड फैक्ट्री है, उसने अब अगर जीटीए का सर्विस ले लिया तो फिर टैक्सेस लग जाते हैं। अगर आरसीएम लग रहा है तो आपके मन में डाउट आएगा कि मैम फैक्ट्री तो अनरजिस्टर्ड है, आरसीएम भरेगी कैसे? अगर आपके ऊपर बीइंग अ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट आरसीएम की लायबिलिटी आ जाती है और आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेके भी आरसीएम डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो आप ये मत सोचना कि मैम हम अनरजिस्टर्ड हैं, अगर आप स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में आ गए तो सेक्शन 24 के हिसाब से आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी लोगे और आरसीएम की लायबिलिटी डिस्चार्ज भी करोगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। कौन है मैम स्पेसिफाइड रेसिपिएंट? सीएफ स्क्रब। सी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एफ फॉर फैक्ट्री, एस फॉर सोसाइटी। देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यहां पे सिर्फ रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लेना है, बाकी सब में अनरजिस्टर्ड लोग भी आ जाएंगे। आर बोलता है सारे रजिस्टर्ड पर्सन। अब देखो जैसे इंडिविजुअल यहां कहीं कवर नहीं हुआ, पर रजिस्टर्ड पर्सन अगर इंडिविजुअल है तो फिर वो भी स्पेसिफाइड बन जाएगा। जैसे कि एचयूएफ हो गया, एओपी, बीओआई, कोई भी इंडिविजुअल जो यहाँ नॉर्मली फॉल नहीं हो रहा, पर अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो ऑटोमेटिकली स्पेसिफाइड रेसिपिएंट बन जाओगे। यू फॉर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म जो पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड है या नहीं है, सारी अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म सब आ जाएगी। एंड बी फॉर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट बोले तो मैम कंपनी, कॉर्पोरेशन, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जिनकी अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, वो सब बॉडी कॉर्पोरेट माने जाते हैं। तो आज कंपनी हो सकती है जीएसटी में रजिस्टर्ड ना हो, पर फिर भी अगर जीटीए का सर्विसेज लिया तो टैक्स तो लगने वाला है, राइट मैम। तो आपको देखना है कि सप्लायर है मैम जीटीए और रेसिपिएंट है स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, तो आगे बढ़ोगे। अगर सप्लायर जीटीए नहीं है या रेसिपिएंट स्पेसिफाइड रेसिपिएंट नहीं है तो जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है मैम। अब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, सप्लायर भी जीटीए है, रेसिपिएंट भी स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, तो आपको सिंपली देख लेना है कि क्या भाई जीटीए ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, रजिस्ट्रेशन लेके फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ऑप्ट करा है, इनवॉइस इशू करके जीएसटी कलेक्ट करके डिक्लेरेशन देके गवर्नमेंट को पे किया, सब कुछ ओके है तो ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। लेकिन अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड है, अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड होके भी जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन नहीं ऑप्ट करा है, तो ऐसे केसेस में भी हम स्पेसिफाइड रेसिपिएंट सीएफ स्क्रब वालों को छोड़ेंगे नहीं, उनके ऊपर टैक्स लगना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर जीटीए खुद रजिस्टर्ड होकर डिक्लेरेशन देके कलेक्ट करे तो अच्छी बात है, वरना इन लोगों को 5% से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ता है। सो यू अंडरस्टैंड कि आज अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, फैक्ट्री सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट किसी ने भी, किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने जीटीए का सर्विस लिया तो टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। अगर जीटीए खुद रजिस्टर्ड होके फॉरवर्ड चार्ज में कलेक्ट करके डिक्लेरेशन देके भर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें तो रजिस्ट्रेशन लेके भी आरसीएम में टैक्स भरना ही पड़ेगा। वेरी वेरी सिंपल दिस इज, इफ यू गो बाय द चार्ट यू कैन नॉट एवर मेस अप। जीटीए ने अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को सप्लाई किया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड का सर्विस तो टैक्स लगेगा। अगर जीटीए रजिस्टर्ड होके एफसीएम में टैक्स कलेक्ट कर लेता है तो एफसीएम में लगा दो, नहीं तो आरसीएम में तो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को भरना ही पड़ेगा। अगर सप्लायर जीटीए नहीं है या रेसिपिएंट स्पेसिफाइड रेसिपिएंट नहीं है तो एफसीएम आरसीएम छोड़ो, टैक्स ही नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है, ठीक है मैम। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है लीगल सर्विसेज।
अब देखो लीगल सर्विस तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि लीगल सर्विस का मतलब लॉ के रिलेशन में कोई भी एडवाइस देना। तो आज मैं जीएसटी के रिलेशन में किसी को एडवाइस दूं, जीएसटी एक लॉ है, वो भी लीगल सर्विस है, बट वो यहाँ नहीं फॉल हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ऐसी लीगल सर्विसेज जो एक एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट दे रहा है, तो आपको इस प्रोविजन में आना है। नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट ने लीगल सर्विस दिया तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगता है। सो यू हैव टू सी के सप्लायर पर्टिकुलरली एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट होना चाहिए। उसने अगर किसी और दूसरे एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट या फिर कोई भी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया तो जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा रहा हो, उसने एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट का सर्विस लिया तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरना पड़ता है। मैम बिजनेस एंटिटी मतलब कोई भी जो बिजनेस कर रहा है। डू नॉट मिक्स बॉडी कॉर्पोरेट विद बिजनेस एंटिटी। हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब तो होता है सिर्फ और सिर्फ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड या एलआईसी कॉर्पोरेशन टाइप, जिनका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, वो ही सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट है। पर बिजनेस एंटिटी में तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एलएलपी, ओपी, बीओआई सब आ जाते हैं। जो भी बिजनेस कर रहे हैं सब बिजनेस एंटिटी है। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल प्रोप्राइटर भी आ जाएगा बिजनेस एंटिटी में। ठीक है मैम। तो अगर नॉर्मली गवर्नमेंट को, या मान लो मुझे शादी करनी थी इसीलिए मैं लॉयर के पास गई कि कोर्ट मैरिज करवा दो, तो ऐसे केस में मैंने जो फीस पे किया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बिकॉज एज एन अदर देन बिजनेस एंटिटी में गई। पर अगर बिजनेस एंटिटी है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा रहा हो, वो अगर लीगल सर्विसेज लेता है एडवोकेट से, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरना पड़ता है। मान लो मैम मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर तो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए था, पर आउट ऑफ चुल मैम मजा आ रहा था, बस रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो मैंने तो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया और अब मैं एडवोकेट का सर्विस लूं तो भी एग्जेम्प्ट ही होगा। आप एक्चुअली रजिस्टर्ड हो के नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या आप लायबल थे? टर्नओवर 3 लाख का था, आप लायबल नहीं थे, फिर भी जबरदस्ती वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो उससे आपके ऊपर लीगल सर्विसेज का आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। आप एक्चुअली रजिस्टर्ड हो के नहीं, वो जीटीए में मैटर करता है, जीटीए में आरसीएम लग सकता है, बट लीगल सर्विस में वेरी स्ट्रिक्टली, वेरी पर्टिकुलरली हमें सिर्फ प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर देख के ही डिसीजन लेना है। करंट ईयर में अगर टर्नओवर मान लो बहुत ज्यादा हो गया मैम, पर पिछले साल कम था, तो भी इस साल तो आरसीएम नहीं लगेगा। अब जिस साल आपका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से बड़ा है 10 20 लाख 10 लाख 20 लाख 40 लाख व्हाटएवर इट इज, तो अगले साल से आरसीएम लगता है। मान लो मैम FY 21-22 में टर्नओवर 5 लाख था और 22-23 में टर्नओवर 60 लाख था, तो इस साल तो आरसीएम नहीं लगेगा, इवन दो इस साल का टर्नओवर बढ़ गया है, क्योंकि हमें देखना क्या है, प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर। अब अगले साल से मैम आरसीएम लगना चालू हो जाएगा। तो वेदर यू आर एक्चुअली रजिस्टर्ड और नॉट, वॉलेंटरी लिया कि नहीं, इस साल का टर्नओवर क्या है, नथिंग मैटर्स। प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा था क्या, हाँ, तो आरसीएम लगेगा, नहीं तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है मैम। सीनियर एडवोकेट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी, अभी मान लो आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट वाली सर्विसेज ली है और वो सर्विसेज दी गई है सीजी, एसजी, यूटी, एलए, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट या पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी को, तो एग्जेम्प्ट। पर बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, नहीं तो एग्जेम्पशन। वेरी सिमिलर टू एडवोकेट लीगल सर्विस ही हो गया है। राइट मैम, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, जो बोलता है अगर स्पॉन्सरशिप का सर्विस एनी पर्सन, पहले सिर्फ एनी पर्सन था, अब इन्होंने ऐड कर दिया अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बोला मैम? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अब समझ में आ गया ना, बॉडी कॉर्पोरेट कौन है मैम? कंपनी या मतलब कॉर्पोरेशन, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनीज वगैरह। तो अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो ही इधर आना। मान लो किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने स्पॉन्सरशिप का सर्विस दिया, स्पॉन्सरशिप का पैसा लिया, तो उसमें फॉरवर्ड चार्ज ही लगना है। सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलरली कंडीशन है। और जो रेसिपिएंट है जिसने एक्चुअली स्पॉन्सरशिप का पैसा दिया है सप्लायर को, वो होना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म इंडिया में, तो फिर आरसीएम लगता है। अब दोनों कंडीशन देखने की, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो स्पॉन्सरशिप सर्विस पे आरसीएम लगता है। मान लो मैम ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को स्पॉन्सरशिप सर्विस दिया, मिस्टर ए ने बी लिमिटेड को स्पॉन्सरशिप सर्विस दिया,
या ए लिमिटेड ने मिस्टर बी को स्पॉन्सरशिप सर्विस दिया, क्या होगा मैम? देखो, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो सिंपली फॉरवर्ड चार्ज लगा दो। यहां सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फॉर्म कुछ भी है तो यस मैम आरसीएम लगा देंगे। सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, मैटर यहीं पे क्लोज हो गया, अगेन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, रेसिपिएंट देखने की जरूरत भी नहीं है। तो आपको दोनों साइड की कंडीशन देखनी है। सप्लायर कैन बी एनी पर्सन, कौनी पर्सन, एनी पर्सन बट नॉट बॉडी कॉर्पोरेट, एंड रेसिपिएंट मैंडेटरीली हैज टू बी अ बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, तो ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। ठीक है मैम। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, बेसिकली गवर्नमेंट। अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस जो भी बिजनेस कर रहा है सब बिजनेस एंटिटी है, तो गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस देती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है, एक्सक्लूडिंग माई पति। मेरा पति है, प्लीज तुम लोग मेरे पति को छोड़ दो। अरे छोड़ दिया मैम, ऐसे कैसे? चलो मेरे पति को अभी के लिए छोड़ दो, एग्जेम्पशन चैप्टर में वापस हम पति को पकड़ लेंगे, ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना, बेचारा इज वेरी नाइस। तो मैम मेरे पति को हम अभी के लिए छोड़ रहे हैं, थोड़े टाइम जाओ बॉयज नाइट एंजॉय करो, एग्जेम्पशन चैप्टर में वापस आ जाना। एग्जेम्पशन चैप्टर में हम पर्टिकुलरली देखेंगे कि मेरे पति के साथ क्या होगा, विच इज माई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज ही लगता है, कुछ चीजें हैं जो एग्जेम्प्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भी हमको पता है मैम कि वो 10 ग्राम से कम वाले एनवेलप्स वगैरह एग्जेम्प्ट होते हैं, बाकी स्पीड पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी, एक्सप्रेस पार्सल सब फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होता है। देन एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड आउटसाइड पोर्ट, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पैसेंजर्स, सब पे क्या लगता है? फॉरवर्ड चार्ज लगता है। और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी आरसीएम लगता है, पर 0.5 में नहीं लगता, 0.5 ए में लगता है, इसलिए 0.5 से उसको बाहर कर दिया है। तो एग्जैक्टली मेरे पति के साथ क्या करना है वो हम एग्जेम्पशन चैप्टर में देख लेंगे। उसके अलावा मान लो गवर्नमेंट से कोई नेचुरल रिसोर्सेज का राइट्स लिया, ऐसा कुछ भी किया, ये सब पे क्या लगता है? कोई लाइसेंस लिया, माइनिंग का लीज कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया, सब पे आपको आरसीएम भरना होता है। तो सिंपली बीइंग अ बिजनेस एंटिटी, अगर आपने गवर्नमेंट से कोई भी सर्विस लिया तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरना है। लेकिन मेरे पति में कहीं पे आरसीएम भी आ सकता है, एग्जेम्पशन भी हो सकता है, एफसीएम भी हो सकता है। पर्टिकुलरली क्या होगा वो हम देख लेंगे कहां पे मैम? एग्जेम्पशन चैप्टर के साथ। इवन यहाँ पे भी कुछ कंडीशन है, हाँ, ब्लैंकेटली बिजनेस एंटिटी को सब कुछ आरसीएम भरना है ऐसा नहीं है। टर्नओवर की लिमिट भी देखी जाती है, कंसिडरेशन भी 5,000 से ज्यादा होना चाहिए, सब थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। बट ये पूरा का पूरा पॉइंट हम वापस डिस्कस करते हैं एग्जेम्पशन चैप्टर में। एग्जेम्पशन चैप्टर का रिविजन वीडियो ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहां पे गवर्नमेंट के ब्लॉक में जाके और इसको कवर कर सकते हो इनटू मच डिटेल्स। ओके मैम, अभी पर्टिकुलरली खाली रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे कवर करते हैं, जो क्या बोल रहा है कि अगर गवर्नमेंट, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को छोड़ दो, उसमें नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज लगता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अलावा कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करती है? रजिस्टर्ड पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देती है। 5,000 से ज्यादा कंसिडरेशन, एंड 5,000 पर एनम है मैम, मतलब बहुत कम हो गया। पूरे साल का रेंट अगर 5,000 तक है तो एग्जेम्प्ट, पूरे साल का रेंट अगर 5,000 से ज्यादा है तो पूरे अमाउंट के ऊपर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भरना पड़ता है। मैम 0.5 ए को 0.5 से अलग क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे रेसिपिएंट बोला है बिजनेस एंटिटी, तो हो सकता है कि कोई बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड ना हो पर इधर फॉल हो जाए, कंडीशंस फुलफिल हो जाए, शायद रजिस्ट्रेशन लेके भी आरसीएम भरना पड़े। बट 0.5 ए में क्या है? जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हम सिर्फ उसी को आरसीएम के प्रोविजंस के लिए कवर कर रहे हैं। हम जबरदस्ती किसी यूआरपी को आरपी नहीं बनाना चाहते। देखो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जब भी गवर्नमेंट करती है, आरपी को देती है तो आरसीएम लग जाता है। यूआरपी को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने किया तो एफसीएम लग जाता है। टैक्स तो हमेशा ही लगता है, पर दोनों ही केस में 5,000 पर एनम तक का अगर रेंट है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाता है। मान लो 5,500 है तो एंटायर 5,500 टैक्सेबल होगा रजिस्टर्ड पर्सन के लिए आरसीएम, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। बराबर मैम, ये तो हुई गवर्नमेंट रेंटिंग की बात। अब आप बात करो मैम नॉर्मल रेंटिंग की, है ना? तो नॉर्मल रेंटिंग का एक सिंपल सा टेक्निक चार्ट समझाती हूँ, बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा। हम दो पार्ट में इसको ब्रेक करते हैं। मैम अगर आपने करा है रेजिडेंशियल रेंटिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, तो क्या होगा?
एंड दूसरा हम बोलते हैं मैम कि अगर अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंटिंग किया, अदर देन रेजिडेंशियल को हम प्यार से क्या बुला सकते हैं मैम, कमर्शियल बुला सकते हैं। बराबर मैम, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग भी होना चाहिए, रेजिडेंशियल पर्पस भी होना चाहिए। समझो मैम, आज अगर एक प्रॉपर्टी है, घर है मैम, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, पर एक डॉक्टर को दिया क्लिनिक चलाने के लिए, तो डॉक्टर वहां पे क्या करने वाला है मैम, बिजनेस करने वाला है, तो भले ही प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, पर्पस तो कमर्शियल है, वो यहीं पे फॉल हो जाएगा। आपको देखना है कि जो घर रेंट पे दिया है वो रहने के लिए ही यूज हो रहा है, तो आपको यहाँ पे आना है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस में। अब मैम घर तो एक बेसिक नेसेसिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट इसे हमेशा एग्जेम्प्ट ही करना चाहेगी, तो हम बोलेंगे कि सप्लायर एनी पर्सन होगा, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो भी जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज पे रेंटिंग के लिए। और अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है जो सिंपली खुद या अपनी फैमिली के साथ पर्सनली रहने के लिए घर रेंट पे ले, तो भी हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। जस्ट बिकॉज वो रजिस्टर्ड है इसका ये मतलब नहीं कि उसको घर के रेंट पे भी जीएसटी भरना पड़े। तो मैम अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है और रेसिडेंशियल पर्पस है, सप्लायर कोई भी होने दो, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कोई भी होने दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको रेसिपिएंट देखना है। रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो भी एग्जेम्प्ट, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, अपनी फैमिली के लिए खुद रहने के लिए घर रेंट पे ले रहा है पर्सनल पर्पस, तो भी एग्जेम्प्ट है। पर अगर मान लो अपने स्टाफ के रहने के लिए घर रेंट पे ले लिया, कंपनी ने अपने डायरेक्टर के रहने के लिए घर रेंट पे ले लिया, तो कहीं ना कहीं ये रेंट हम कहाँ डालने वाले हैं, हमारे बिजनेस के P&L में डालने वाले हैं। देखो अभी जो डॉक्टर वाला एग्जांपल लिया ना, वहां तो डॉक्टर खुद बिजनेस करने के लिए घर को रेंट पे ले रहा था, तो वो तो कमर्शियली हो गया। यहाँ पे मेरा स्टाफ बिजनेस नहीं करेगा, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मेरा स्टाफ उस घर में रहने ही वाला है, तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेसिडेंशियल पर्पस ही है मैम, डायरेक्टर घर में रहने ही वाला है, पर स्टिल कहीं ना कहीं क्या है, ये कनेक्टेड टू बिजनेस है, जो रेंट पे होगा वो बिजनेस के P&L में जाने वाला है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भरना है बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो नॉर्मली पूरा का पूरा रेसिडेंशियल रेंटिंग एग्जेम्प्ट है, सिर्फ और सिर्फ जब रेसिडेंशियल रेंटिंग किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाता है जो कहीं ना कहीं उसके बिजनेस के P&L में रेंट को डेबिट करेगा, क्योंकि वो उसके स्टाफ के लिए या डायरेक्टर के लिए घर रेंट पे ले रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल करेंगे। पर मान लो उसने बिजनेस करने के लिए ही उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया, तो फिर आप उसको कमर्शियल के साथ ही गिन लेना। अब मैम कमर्शियल रेंटिंग हम हमेशा क्या करना चाहेंगे, टैक्सेबल करना चाहेंगे, तो हम बोलेंगे कि अगर सप्लायर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, मान लो आप एक चिप्स का पैकेट खरीदने जाते हो, तो आप चाहे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो चिप्स पे जीएसटी खरीदेगा ना, लेगा ना। हाँ मैम, तो सेम टू सेम चीज हो गई ना कि कमर्शियल रेंटिंग अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन ने करी तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग ही जाएगा, क्योंकि वो टैक्सेबल होनी ही चाहिए, रेसिपिएंट कोई भी होने दो। लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है, दोनों अनरजिस्टर्ड तो जीएसटी लग नहीं पाएगा। रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, उसमें भी अगर वो एक कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, तो भी जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर दो। लेकिन अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ने कॉम्पोजिशन सप्लायर अंडर सेक्शन 10 को छोड़ के किसी और रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा मैम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो एफसीएम में टैक्स कलेक्ट करेगा, सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो रेसिपिएंट को देखो, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है या कॉम्पो है तो छोड़ दो, जीएसटी नहीं लगाओ। पर अगर रेसिपिएंट एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर हम कमर्शियल रेंटिंग को टैक्सेबल करते हैं अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये सेम टू सेम चीज बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखी है कि अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए कोई भी यूआरपी को देगा एग्जेम्प्ट, आरपी को पर्सनल के लिए देगा तो भी एग्जेम्प्ट, आरपी को कहीं ना कहीं बिजनेस कनेक्शन में देगा, एग्जाम्पल स्टाफ डायरेक्टर वगैरह के रहने के लिए रहना ही है, पर्पस रेसिडेंशियल है बट कनेक्टेड टू बिजनेस है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। लेकिन अगर अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, आरपी किसी को भी देगा एफसीएम, यूआरपी आरपी को देगा अदर देन कॉम्पो आरसीएम, यूआरपी अगर दूसरे यूआरपी या कॉम्पो को देगा तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। बराबर मैम, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम दिस वाज। फिर मैम अगर कोई भी पर्सन है, सप्लायर एनी पर्सन है जो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स, लॉन्ग टर्म लीज पे लैंड वगैरह बिल्डर को
प्रमोटर को देता है। अमाउंट चाहे अपफ्रंट दो, पीरियोडिकली दो, सलामी बोलो, प्रीमियम बोलो, कॉस्ट बोलो, डेवलपमेंट प्राइस बोलो, अमाउंट को आप किसी भी तरह से बोलो, वो अमाउंट किसके लिए है मैम? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स, लॉन्ग टर्म लीज वगैरह के लिए। तो भाई हम तो छोटे छोटे लोग, प्रमोटर बिल्डर्स एकदम बड़े बड़े लोग, तो फिर ये लोग क्या कर देंगे मैम? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ही गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देंगे। बराबर मैम। उसके बाद अगर डायरेक्टर ने किसी कंपनी को, बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज दिया, तो अगेन मैम सप्लायर कौन? डायरेक्टर, रेसिपिएंट कौन? कंपनी। अभी एक कंपनी बड़ी होगी जिसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे, तो रादर देन कि हम डायरेक्टर्स को लायबल बनाएं, हम कंपनी को लायबल बना देते हैं, वो इजी हो जाएगा। तो कंपनी बीइंग अ रेसिपिएंट, डायरेक्टर को जो भी सिटिंग फीस, प्रोफेशनल चार्जेस पे करेगी, उसके ऊपर कंपनी ही क्या कर लेगी मैम? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर लेगी। पर समझो मैम, मैं तो एक होल टाइम डायरेक्टर हूँ, एग्जीक्यूटिव होल टाइम डायरेक्टर हूँ, मैं तो कंपनी से सैलरी लेती हूँ, सैलरी टीडीएस कटता है 192 सेक्शन में। अभी सैलरी तो मैम जीएसटी में नेगेटिव लिस्ट के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से सैलरी पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है। तो फिर आरसीएम एफसीएम छोड़ो ना, जब सैलरी पे जीएसटी लगता ही नहीं है तो फिर उस पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। पर मैम हमने सैलरी नहीं, हमने सिटिंग फीस, प्रोफेशनल पेमेंट्स दिए हैं अपने डायरेक्टर को, जिसमें टीडीएस कटता है सेक्शन 194 जे में, वो जीएसटी में आता है, और वो पॉइंट नंबर 6 में कवर होता है, जिसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भरना है एज अ कंपनी। अब एक समझो मैम, डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में और भी कुछ कर सकता है। मान लो डायरेक्टर का कपड़ों का भी दुकान है, तो कंपनी ने डायरेक्टर से कपड़े भी खरीदे, तो क्या उस पर भी कंपनी आरसीएम भरेगी? नहीं मैम, कपड़ों के साथ क्या होता है वो देखना। मान लो कंपनी ने डायरेक्टर से कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ले ली, तो इस पॉइंट की वजह से आरसीएम नहीं लगेगा। अब हो सकता है आरसीएम आ भी जाए बिकॉज ऑफ सम अनदर पॉइंट जो अपन ने ऊपर पढ़ा था, बट नॉर्मली पॉइंट नंबर 6 बोलता है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो तुमने डायरेक्टर को डायरेक्टर होने के लिए जो सिटिंग फीस या प्रोफेशनल चार्जेस दिया, सिर्फ उसी पे आरसीएम लगाना है। अब डायरेक्टर अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में कंपनी को फर्नीचर बेचे, कपड़े बेचे, रेंटिंग करे, कुछ भी करे, वो उन पॉइंट्स के हिसाब से देखना कि नॉर्मल लोगों की क्या टैक्सेबिलिटी होगी, वही होगी। इस पॉइंट की वजह से उस पे आरसीएम मत लगा देना। तो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्टर की कैपेसिटी में डायरेक्टर जो काम करता है, वही सब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होता है। बराबर मैम। इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे, तो इंश्योरेंस एजेंट छोटे छोटे लोग, कंपनी बड़ी, कंपनी ही आरसीएम में टैक्स भर देगी। रिकवरी एजेंट बैंक एनबीएफसी वगैरह को सर्विस दे, अगेन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एनबीएफसी आरसीएम भर देंगे। ध्यान रखना, मान लो आज आपने मेरे लेक्चर के पैसे नहीं दिए, मैंने आपको सफल बैच का लेक्चर बेचा, आपने बोला मैम 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने देते हैं लेक्चर, आप दे ही नहीं रहे पैसे, मैंने आपके घर भेज दिए कॉम्प्लान बॉयज, बॉर्नवीटा बॉयज, मैम रिकवरी एजेंट, ठोक ठक के पैसे लेके आना स्टूडेंट से। ऐसा मैं नहीं करती, जस्ट एग्जाम्पल। हाँ मैम, तो वहां पे क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि अब रेसिपिएंट मैं हूं, मैं बैंक हूं क्या? अभी तक तो नहीं हूं, तो बैंक एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं हूं मैंने भी रिकवरी एजेंट का सर्विस लिया, तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। सिर्फ और सिर्फ रिकवरी एजेंट का सर्विस जब बैंक एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह लेंगे, तो उसके ऊपर क्या लग जाता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है। सो इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी, रिकवरी एजेंट टू बैंक एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या अट्रैक्ट करता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अट्रैक्ट कर लेता है। देन उसके बाद म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट वगैरह जब अपने ओरिजिनल वर्क्स का राइट देते हैं किसी म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर एटसेट्रा को, तब भी क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। क्योंकि मैम आर्टिस्ट को तो आप आर्ट करने दो, टिपिकली वो थोड़े छोटे लोग होंगे कंपेयर टू कंपनीज जो उनका काम ले रही है, उनके ओरिजिनल वर्क्स का राइट ले रही है, तो वो लोग आरसीएम के कंप्लायंसेस कर सकते हैं। पहले तो ऑथर भी इनके ही साथ आया करता था, फिर अमेंडमेंट ला दिया। ऑथर भी जब बुक लिखता है तो उसके राइट्स देता है ना पब्लिशर को, वहां पे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। हावेवर जीटीए की तरह ऑथर को गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि अगर ऑथर चाहे तो क्या कर सकता है मैम? रजिस्ट्रेशन लेके, डिक्लेरेशन देके और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कलेक्ट करके भर सकता है। ऐसा वो क्यों ही करेगा मैम? आईटीसी के लिए सी बाय डिफॉल्ट तो जैसे इन सब के लिए आरसीएम है, वैसे ऑथर के लिए भी आरसीएम है ही, लेकिन अगर ऑथर को चाहिए तो एक ऑप्शन है कि वो रजिस्ट्रेशन लेके, डिक्लेरेशन देके और फॉरवर्ड चार्ज में भी टैक्स कलेक्ट करके पे कर सकता है। हावेवर अगर ऑथर इस तरीके से फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ऑप्ट करता है, तो एटलीस्ट 1 ईयर तक उसको वो एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। 1 ईयर तक आप दोबारा से एफसीएम से आरसीएम में नहीं जा पाओगे। मैम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स बड़ी है, ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर्स
होंगे जो छोटे लोग होंगे ऑफ कोर्स कंपेयर टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कहाँ इतने सारे लोगों को लायबल बनाए, उसकी जगह पे एक काम करो कि आरबीआई को ही बोल दो कि जो भी सर्विसेज आप अपनी ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर्स से लोगे उनका रेम्युनरेशन के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भर देना। उसके बाद मैम डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जब सर्विसेज देता है बैंक या एनबीएफसी को, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इंडिविजुअल। जैसे मैम रिकवरी एजेंट कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, बैंक को सर्विस दिया आरसीएम लग जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के केस में आरसीएम लगने के लिए कंपलसरी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का इंडिविजुअल होना जरूरी है। एग्जाम में एक दो बार पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, जहां पे वो फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन में बोल देते हैं कि हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म है, हम लोग एक कंपनी है, और फिर नीचे बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का सर्विस बैंक को दिया। अभी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट देखते ही अपने को लगता है अरे आरसीएम आरसीएम, बट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि जब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट एक इंडिविजुअल होगा सिर्फ और सिर्फ तब ही आरसीएम लगेगा। अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, ऐसा कुछ भी है, तो मैम नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा ओनली फॉर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू बैंकिंग कंपनीज एनबीएफसी, आरसीएम लग जाएगा। उसके बाद मैम बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट, नेवर एंडिंग कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट। हम इसको कैसे याद करते हैं, सारी लड़कियां जो ये रिवीजन लेक्चर देख रही है ध्यान से सुनेंगी, एक बीएफ कभी लायबिलिटी नहीं लेगा। लाइफ लेसन दे दिया आपको इस लेक्चर में, एक बीएफ कभी लायबिलिटी नहीं लेगा। बीएफ बोले तो बिजनेस बिजनेस फैसिलिटेटर, जब वो सप्लायर है और बैंक रेसिपिएंट है तो बैंक को बोलता है कि भाई मैं कंप्लायंस का लायबिलिटी नहीं लूंगा, मैं सप्लायर हूं, तुम रेसिपिएंट हो, तुम आरसीएम में टैक्स भरो। जब वो रेसिपिएंट है और उसका एजेंट सप्लायर है तब भी वो बोलता है कि अरे मैं लायबिलिटी नहीं लूंगा, मैं तो रेसिपिएंट हूं, तुम सप्लायर हो, तुम फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स कलेक्ट करो और गवर्नमेंट को पे कर दो। यानी लड़कियों, एक बिजनेस फैसिलिटेटर, ध्यान रखना जिंदगी में बीएफ कभी भी लायबिलिटी नहीं लेगा। वो रेसिपिएंट है तो सामने वाले को बोलेगा एफसीएम में कलेक्ट करके भर, वो सप्लायर है तो सामने वाले को बोलेगा भाई रेसिपिएंट आरसीएम में टैक्स पे कर दे। एंड मैम उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म नहीं बोलते, बेचारा, बीसी, बेचारा बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ये बेचारा मैम हमेशा ही लायबिलिटी ले लेता है। जब ये सप्लायर है तो ये फॉरवर्ड चार्ज में कलेक्ट करके पे करता है, जब ये रेसिपिएंट है तो भी ये आरसीएम में गवर्नमेंट को पे करता है। इट इज नॉट अबाउट द बर्डन, बर्डन तो हमेशा रेसिपिएंट का ही होगा, इट इज अबाउट द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, कौन फुलफिल कर रहा है। तो बिजनेस फैसिलिटेटर कभी नहीं करता और बिजनेस करस्पॉन्डेंट हमेशा ही लायबिलिटी अपने पे ले लेता है। इतना सा याद रखोगे तो आरसीएम एफसीएम ऑटोमेटिकली आपके लिए इजी हो जाएगा। प्लस इसके एसोसिएटेड एक पॉइंट है जो एग्जेम्पशन चैप्टर में आता है कि अगर इसमें से कुछ भी किसी रूरल ब्रांच ऑफ द बैंक के रिलेशन में हुआ तो मैम एजेंट ने बीएफ को, बीएफ ने बैंक को, या एजेंट ने बीसी को, बीसी ने बैंक को, किसी ने भी कुछ भी किया मैम, बट इट इज इन कनेक्शन विद द रूरल ब्रांच ऑफ द बैंक, तो ऐसे केस में जीएसटी एग्जेम्प्ट ही हो जाता है। मतलब ये जो प्रोविजंस होंगे ये बचे किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ अर्बन ब्रांच के लिए, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज की, लेकिन सीसीटीवी वाला सिक्योरिटी इधर आएगा क्या, नहीं, हम बात कर रहे हैं पर्सनल सिक्योरिटी सर्विस की। बोले तो मैं बॉडीगार्ड आया, वॉचमैन आया, ऐसा कुछ भी पर्सनल बंदा आया सिक्योरिटी सर्विस के लिए, तो ऐसे केस में सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए और रेसिपिएंट एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। सिंपल दो कंडीशन है, सप्लायर इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बस बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, और रेसिपिएंट कंपलसरी एक रजिस्टर्ड पर्सन ही होना चाहिए। तो पर्सनल सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है। हावेवर ये तीन टीडीएस वाले लोग और कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, इन चारों के लिए तो नॉर्मल लोगों की तरह फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा। उसके बाद रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर तीन कंडीशन है, तीनों ही फुलफिल हो जाए तो आरसीएम लगेगा। तीन में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है। सबसे पहले इनके पास 12 और 5% दो रेट का ऑप्शन रहता है, तो सप्लायर ने 5% वाला रेट सिलेक्ट किया होना चाहिए। कम रेट आईटी से रिस्ट्रिक्टेड, ज्यादा रेट फुल आईटी से मिलता है, वो अब हमें पता है। तो सिलेक्ट किया होना चाहिए 5% का रेट, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। क्या तीन कंडीशन है मैम, सप्लायर शुड नॉट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट शुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड द रेट सिलेक्टेड शुड बी 5%। अगर ये ऑल थ्री तीनों कंडीशन का आंसर यस आता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, वरना फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। मान लो मैम ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को सर्विस दिया,
रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स कॉस्ट ऑफ इंक्लूडेड। या मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सर्विस दिया, या ए ने बी लिमिटेड को सर्विस दिया, या ए लिमिटेड ने मिस्टर बी को सर्विस दिया। तो समझो सिर्फ और सिर्फ जब सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, यहीं पे आरसीएम लगेगा, अज्यूमिंग 5% रेट सिलेक्टेड है। बाकी तीनों में ही, इधर सप्लायर ही बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, बात खत्म, इधर भी सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, बात खत्म, और इधर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, तो तीनों में ही क्या लग जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। ओनली वन सिचुएशन वेयर सप्लायर इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड रेसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड दे हैव सिलेक्टेड द 5% रेट, वहां पे क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। दिस प्रोविजन इज फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल एंड नॉट फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। आप समझो कि अगर आप पूरी बस को रेंट पे लेते हो तो वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल हुआ, आरसीएम लगेगा। पर एक बस ऑलरेडी अपनी रूट पे चल रही है, मैंने सिर्फ उसमें टिकट खरीद लिया, तो क्या मैंने पूरी बस रेंट पे ले ली? नहीं मैम, वहां तो आप क्या कर रहे हो, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस ले रहे हो। तो ध्यान रखना, दिस प्रोविजन इज फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल एंड नॉट फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। परफेक्ट मैम। उसके बाद सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम क्या बोलता है कि अगर आपने अपने शेयर्स किसी को लेंड करे हैं तो लेंडिंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू डिस्पोजल, तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है, लेकिन जो बोरोवर होगा वही हमेशा आईजीएसटी आरसीएम के अंदर भर देगा। क्यों मैम आईजीएसटी? क्योंकि एक्चुअली ये जो सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम के ट्रांजैक्शंस होते हैं ये एक सेबी की अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के थ्रू होते हैं। हमें एग्जैक्टली कभी पता नहीं होता है कि एक्चुअल लेंडर कौन है जिसके शेयर्स हम बोरो कर रहे हैं। अब सप्लायर का लोकेशन पता नहीं है तो फिर इंट्रा इंटर कैसे निकालेंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला माथा पच्ची छोड़ो, एक काम करो, जितना भी लेंडिंग फीस बनता है वो पूरी लेंडिंग फीस के ऊपर कंपलसरी ही हमेशा आईजीएसटी के अंदर बोरोवर क्या कर देगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भर देगा। और मैम आरसीएम के जो भी प्रोविजंस नॉर्मली गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई होते हैं वो एक कोर्ट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर के ऊपर भी अप्लाई हो जाते हैं। अब देखो जैसे कोर्ट अपन से नॉर्मल जस्टिस के लिए फीस लेता है तो वो शेड्यूल 3 में आता है, जीएसटी लगता ही नहीं है। पर कोर्ट ने लॉयर को चेंबर रेंट पे दिया तो जैसे गवर्नमेंट की रेंटिंग पे आरसीएम लगता है वैसे यहाँ पे भी लग जाएगा। या मान लो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर्स है, इन्होंने टेलीकॉम कंपनीज को टावर्स इंस्टॉल करने के लिए प्रीमाइसेस वगैरह दिया, तो जैसे गवर्नमेंट की सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी में आरसीएम लगता है वैसे यहाँ पे भी आरसीएम लग जाएगा। सो द आरसीएम प्रोविजन जस्ट लाइक दे अप्लाई टू सीजीएसटी shall similarly apply to parliament, state legislatures, courts and tribunals also. राइट मैम, ये 16 ऐसे बोलने को 16 बट 16 से बहुत ज्यादा है क्योंकि जैसे 5 के अंदर 5, 5AA, 5A भी बहुत सारा था, देन 9, 9A, तो ऐसे 16 रहा है बट मोर देन 20 एंट्रीज है जो अपन ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सीजीएसटी एक्ट में कंप्लीट करी है। जितनी भी एंट्रीज सीजीएसटी एक्ट में है वो सारी डिट्टो सेम टू सेम एसजीएसटी एक्ट में, आईजीएसटी एक्ट में भी आ जाती है। प्लस आईजीएसटी एक्ट में एक एक्स्ट्रा एंट्री और है, क्योंकि मैम इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमेशा इंटरस्टेट होता है, हमेशा आईजीएसटी में ही कवर होता है, तो सीजीएसटी की एंट्रीज ने उसकी बात नहीं करी। ये जो 16 पॉइंट्स अपन ने देखे वो एज इट इज आईजीएसटी एक्ट में तो आएंगे ही, प्लस आईजीएसटी एक्ट में एक एडिशनल आरसीएम की एंट्री और आ जाती है। कौन सी है मैम? तो ये वो हम बोल रहे हैं जब हम सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हैं तब। अब मैम जो सप्लायर है वो तो इंडिया के बाहर बैठा है, उसको थोड़ी ना बोलेंगे कि इधर आ और जीएसटी कलेक्ट करके भर, इसलिए जो इंडिया में इंपोर्टर बैठा है सर्विसेज का हम उसे बोलेंगे कि भले तुम रेसिपिएंट हो पर तुम आरसीएम में क्या करो, टैक्स पे कर दो। मैम क्यों सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विस कवर करा है? क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स किसके साथ डील होता है मैम? कस्टम्स एक्ट के साथ। कस्टम ड्यूटी भरेंगे तब वहां साथ में जीएसटी भरते हैं, इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ पर्सन इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन इन टैक्सेबल टेरिटरी को कवर करा है। लेकिन हमें पता है मैम कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, ये जो नेटफ्लिक्स के, अमेजॉन प्राइम के, गूगल ड्राइव वगैरह के हम लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं जहाँ पे हम नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपियंस हैं, वहां तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है, तो ये एक एक्सेप्शन है। बाकी नॉर्मली जो भी सर्विसेज आप इंडिया में इंपोर्ट करते हो सबके ऊपर क्या लग जाता है? आरसीएम लग जाता है। परफेक्ट मैम। फिर गुड्स वाला आरसीएम अपन ऑलरेडी ही देख चुके हैं। डन। 9(1) नॉर्मल लेवी, 9(2) थोड़ी देर जाके नैप ले लो, 9(3) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म,
उसके बाद वी मूव ऑन टू 9(4). ये एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए अभी रिवीजन में कवर नहीं कर रही, क्लास में हम पूरा लॉजिक समझते हैं कि 9(4) क्यों आया था, इसके लिए ये पैराग्राफ दिया हुआ है। एग्जाम के लिए क्या रेलेवेंट है, सिंपली 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। मैम 9(4) बोलता है जब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन कुछ स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज किसी स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेंगे तो आरसीएम लगेगा। क्योंकि मैम देखो, नॉर्मली अनरजिस्टर्ड पर्सन तो जीएसटी कलेक्ट कर नहीं सकता, गवर्नमेंट को भर नहीं सकता, पर कुछ चीजें हो सकती है जहां पे हमें फिर भी जीएसटी लगाना है। तो हम एक काम करेंगे, हम रेसिपिएंट को बोल देंगे कि देखो भाई तुम रजिस्टर्ड हो, एक काम करो तुम भर दो। अब एक चीज समझना मैम, हर गुड्स हर अनरजिस्टर्ड पर्सन जब रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो आरसीएम नहीं लग जाएगा। आज समझो आप एक चिप्स का पैकेट खरीदने गए, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, आप रजिस्टर्ड थे, आपने चिप्स लिया, तो क्या आरसीएम भरोगे? नहीं मैम। 9(4) में पर्टिकुलरली एक ही सेक्टर नोटिफाइड है अभी तक, विच इज द रियल एस्टेट सेक्टर। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा कि यूआरपी टू आरपी आरसीएम ही लग जाएगा। जब भी लगेगा वो लोग 9(4) में नोटिफाई करेंगे। एंड अभी तक सिर्फ और सिर्फ किसे नोटिफाई करा है मैम? रियल एस्टेट सेक्टर को नोटिफाई किया है। तो जितना भी मैम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज वगैरह बनाने में इनपुट सर्विस लगता है, उसका 80% कंपलसरी प्रमोटर को रजिस्टर्ड पर्सन से ही लेना पड़ता है। मान लो मैम टोटल खर्चा 100 रुपए का हुआ और मैंने सिर्फ 60 ही रजिस्टर्ड पर्सन से लिया, 80 तो लेना ही पड़ता है, तो शॉर्टफॉल कितने का हो गया मैम? 20 का। तो ये 20 रुपीज के ऊपर जितना भी शॉर्टफॉल होगा 18% से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भरना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी में एग्जेम्प्टी होती है तो उसको छोड़ दो। देन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, उन सब पे तो यूं भी अलग से आरसीएम लगता है, वो छोड़ दो। और बाकी मैम ये हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम क्रूड, एविएशन टर्बाइन फ्यूल यहाँ यूज नहीं हो सकता, इससे उसकी बात नहीं करी। इन सब चीजों को छोड़ो, इन सब चीजों को छोड़ो, क्योंकि देखो इन पे तो जीएसटी लगता नहीं है, ये एग्जेम्प्ट है, इस पे अलग से आरसीएम लग रहा है, तो ये छोड़ो। बाकी जितनी भी इनपुट सर्विसेज ली जा रही है 80% रजिस्टर्ड पर्सन से ही लेनी पड़ेगी, वरना 80 से जितना भी शॉर्टफॉल रह गया उस शॉर्टफॉल के ऊपर 18% से फ्लैट आरसीएम भरना पड़ेगा। उन गुड्स का एक्चुअल रेट कुछ भी हो सकता है। सीमेंट पर्टिकुलरली 1 रुपए की भी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली तो 28% से आरसीएम भरना पड़ेगा। और कैपिटल गुड्स अगर 1 रुपए का भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया तो एचएसएन कोड के हिसाब से उस कैपिटल गुड्स के ऊपर जो भी एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी होगी वो आपको भरनी पड़ेगी। अब मान लो मैम के 100 रुपए का टोटल परचेस करा है, 100 रुपए का टोटल परचेस करा है, जिसमें से 90 हमने रजिस्टर्ड पर्सन से लिया, 10 हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया, पर ये 10 में मैम सीमेंट ही निकला। टोटल इनपुट सर्विस मैम लगी 100 की, ठीक है। तो हमने 90 रजिस्टर्ड पर्सन से ली, सीमेंट, स्टील, ब्रिक, पाइप, बहुत सारी चीजें थी मैम, बट 10 रुपीज का यूआरपी से लिया, वो 10 सीमेंट ही था। क्या करोगे? 28% से आरसीएम भरना पड़ेगा। विच मीन्स कि अगर आप जो 80% तो आरपी से लेना ही है, 20% आप यूआरपी से ले सकते हो, तो ये जो 20% का बैंडविड्थ आपको दिया गया है, आप इसको सीमेंट के अलावा कोई और चीज परचेज करने में यूज करो तो आपको बेनिफिशियल होगा। अगर सीमेंट ही अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले ली तो फिर 28% से तो आपको यूं भी आरसीएम भरना पड़ेगा। मान लो मैम 100 में से 60 हमने यूआरपी से लिया, देन हमने 60 हमने आरपी से लिया और 40 हमने यूआरपी से लिया, पर उस 40 में हमने क्या किया मैम? 10 रुपीज का सीमेंट यूआरपी से लिया और 30 रुपीज का अदर आइटम्स यूआरपी से लिया। देखो सीमेंट के ऊपर तो कंपलसरी आपको 28% से आरसीएम भरना ही पड़ेगा। तो मैम अब 60 + 10 70 हुआ, 80 तो मिनिमम फिर भी आरपी से लेना है, तो क्या करेंगे? इस 30 में से और 10 के ऊपर भी आपको 18% से आरसीएम भरना पड़ेगा। यानी सीमेंट यूआरपी से लेने में तो कोई फायदा नहीं है मैम, 28% जीएसटी आएगा ही आएगा। बाकी चीजों में हम फिर भी ट्राई कर सकते हैं कि भाई 20% यूआरपी से ले ले तो चले, ताकि हमारा उतना टैक्सेस बच जाए। परफेक्ट मैम। एंड देन फाइनली मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक विच इज सेक्शन 9(5), जो बात करता है ए सप्लायर तू भी हट रे, ए रेसिपिएंट तू भी हट रे, इको आजा, यू कलेक्ट एंड पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। देखो मैम, जैसे कि नॉर्मल लेवी में तो हम सप्लायर को बोलते हैं कि तुम रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करो और गवर्नमेंट को पे करो। फिर आरसीएम में तो हम सीधा रेसिपिएंट को ही बोल देते हैं कि तुम ही क्या करो, गवर्नमेंट को पे कर दो। लेकिन अब सेक्शन 9(5) एक और अलग टाइप की टैक्सेबिलिटी है, जो बोलती है सप्लायर तू भी हट रे और रेसिपिएंट तू भी हट रे। हम बोलेंगे जिस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ है उस इको को कहा जाएगा कि तुम लायबल हो, आओ
तुम्हारा ना तो सेल है ना तो परचेज है, तुम अपनी बुक्स में ना सेल रिकॉर्ड करोगे ना परचेज रिकॉर्ड करोगे ना आईटीसी लोगे ना रिवर्स करोगे ना आरसीएम लोगे, कुछ नहीं करोगे। तुम्हें सिर्फ कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करना है, कैश में गवर्नमेंट को पे करना है बिना अपना आईटीसी यूज करे, कंपलसरी कैश में। इसके लिए तुमको कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लो जोमेटो इको है, जोमेटो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर रहा है, तो जोमेटो का खुद का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा ही ना, उसी में ये काम भी हो जाएगा। जैसे टीडीएस और टीसीएस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, उसकी यहाँ पे नीड नहीं है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लगेगा, बट जो आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है आप उसी में इन कंप्लायंसेस को कर सकते हो। मैम ये हटरे का क्या मतलब है? तो एच फॉर हाउस कीपिंग, ए फॉर अकोमोडेशन, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड रे फॉर रेस्टोरेंट। तो मैम ये 4 सर्विसेज ऐसी है जहां पे हम बोलेंगे सप्लायर तू भी हट रे, रेसिपिएंट तू भी हट रे। फॉर हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्टोरेंट वी आर गोइंग टू मेक द ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू कलेक्ट एंड पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे ऐसा है कि हाउस कीपिंग और अकोमोडेशन, एग्जाम्पल ले तो मैम देखो अकोमोडेशन के लिए हो सकता है ओयो, देन हाउस कीपिंग के लिए हो सकता है ये अर्बन क्लैप, जहां से हम कारपेंटर, एसी सर्विस वाला, पेंटर वगैरह को बुला सकते हैं। तो मैम हाउस कीपिंग और अकोमोडेशन के लिए अगर ओरिजिनल सप्लायर खुद ही लायबल है, रजिस्टर्ड है, टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है, तो उसी को करने दो, 9(5) में इको नहीं करेगा। However, अगर ओरिजिनल सप्लायर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है, वो टैक्सेस नहीं कलेक्ट कर रहा, तो ऐसे केस में हम टैक्स छोड़ेंगे नहीं। अगर सप्लायर लायबल नहीं है तो फिर सेक्शन 9(5) में ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा टू कलेक्ट एंड पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। जहां पे 9(5) लग जाएगा वहां पे टीसीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। यहाँ पे मान लो 9(5) नहीं लगा तो नॉर्मल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के प्रोविजंस फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर लग जाएंगे। राइट मैम। और हाउस कीपिंग में सिर्फ हाउस कीपिंग आता है, पर्सन कीपिंग नहीं आता। मान लो अर्बन क्लैप से वैक्सिंग करने, मसाज करने या हेयर कटिंग करने किसी को बुला लिया, तो वो पर्सन कीपिंग है, वहां नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज के प्रोविजंस लगते हैं। हाउस कीपिंग के लिए बुलाया, मान लो एसी सर्विस, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह, तो फिर 9(5) में वो फॉल होगा। हाउस कीपिंग और अकोमोडेशन के लिए अगर ओरिजिनल सप्लायर लायबल है तो उसी को रहने दो, इको बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। अगर ओरिजिनल सप्लायर लायबल नहीं है तो फिर इको क्या करेगा, बीच में टांग अड़ाएगा और जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन मैम ट्रांसपोर्टेशन और रेस्टोरेंट में चाहे ओरिजिनल सप्लायर लायबल हो कि ना हो, ऑलवेज एंड ऑलवेज ई कॉमर्स ऑपरेटर ही लायबल होगा टू कलेक्ट एंड पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। ट्रांसपोर्टेशन में आ सकता है मैम ओला, उबर, रेस्टोरेंट में आ सकता है जोमैटो, स्विगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वेदर ओरिजिनल सप्लायर यानी कि ओरिजिनल रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो कि ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा ही जोमैटो, ओला, उबर यही जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देंगे। हावेवर दोनों में ही एक एक एक्सेप्शन है। अगर ट्रांसपोर्टेशन का जो सप्लायर है वो एक कंपनी है और सप्लाई उन्होंने करा है ओमनी बस। क्या बोला मैम? अगर कोई कंपनी है जिसने ओमनी बस सप्लाई करा, ओमनी बस मतलब ड्राइवर को छोड़ के 6 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, मतलब ड्राइवर के साथ 7 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, जिसमें उसे ओमनी बस कहा जाता है। ड्राइवर को भी गिन लो तो मोर देन 7, और ड्राइवर को ना गिनो तो मोर देन 6 लोग जिस गाड़ी में बैठ सकते हैं उसे ओमनी बस कहा जाता है। अगर ऐसा ओमनी बस ओला उबर के थ्रू बुला रही हूँ और जो ओरिजिनल सप्लायर है वो एक कंपनी है, कंपनी मतलब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी है, तो ऐसे केस में 9(5) नहीं लगेगा। नॉर्मली ही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी कलेक्ट होगा, गवर्नमेंट को पे होगा, टीसीएस के प्रोविजंस लग सकते हैं क्योंकि 9(5) नहीं लग रहा। पर मान लो यही ओमनी बस कोई इंडिविजुअल ने सप्लाई कर दिया तो भी 9(5) लगेगा। सिर्फ और सिर्फ सप्लायर कंपनी है और जो व्हीकल मंगवाया है वो एक ओमनी बस है, तो फिर 9(5) नहीं लगेगा। और रेस्टोरेंट में हम बोलेंगे अगर स्पेसिफाइड प्रीमाइस से खाना मंगवा लिया तो 9(5) नहीं लगेगा। स्पेसिफाइड प्रीमाइस मतलब जहां पे ऐसा रेस्टोरेंट जहां पे होटल भी है, इसको ना 7,500 को ग्रेटर देन इक्वल टू करना, नॉट जस्ट ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू। प्लीज मार्क दिस करेक्शन नाउ फॉर September 25 Jan 26 एग्जामिनेशंस, दिस इज मोर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि मैम स्पेसिफाइड प्रीमाइस मतलब ऐसा कोई भी प्रीमाइस जहां का डिक्लेयर्ड टेरिफ होटल है मैम, और होटल के साथ ही रेस्टोरेंट भी है। इस रेस्टोरेंट से मैं खाना मंगवा रही हूँ, मैं रूम बुक नहीं कर रही, लेकिन अगर कोई बुक करता है
तो इस रूम का जो टेरिफ है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7,500 पर रूम पर डे है, तो ऐसे केस में मैम ये रेस्टोरेंट हो जाएगा एक स्पेसिफाइड प्रीमाइस और यहां से खाना मंगवाने पे 9(5) अप्लाई नहीं होता है। कोई लॉजिक मैम इसका? देखो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में रेट होती है 5% ऑफ जीएसटी, लेकिन जो ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं ना जो होटल के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं और होटल का टेरिफ जो होता है वो 7,500 या उससे ज्यादा होता है एक दिन का, तो ऐसे केस में इस रेस्टोरेंट में जो रेट ऑफ जीएसटी लगता है ना वो 12% लगने लग जाता है। तो अभी स्विगी जोमेटो कहाँ इतना ध्यान रखेगा कि भाई क्या रेट कलेक्ट करे क्या ना करे, वो तो सब पे 5 ही करते घूमते होंगे। इसलिए ऐसा बोल दिया कि चलो एक काम करो, अगर प्रीमाइस ही स्पेसिफाइड प्रीमाइस है, डिक्लेयर्ड एज स्पेसिफाइड प्रीमाइस है जहां से आप ये खाना मंगवा रहे हो, तो फिर उस प्रीमाइस को ही क्या करने दो, जीएसटी कलेक्ट करके भरने दो, इको को बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन में ओमनीबस सप्लाइड बाय अ कंपनी और रेस्टोरेंट में स्पेसिफाइड प्रीमाइस टेरिफ ग्रेटर देन इक्वल टू 7,500 वाली जगह से अगर खाना मंगवा रहे हैं, तो ये दो सिचुएशन में ओरिजिनल सप्लायर ही लायबल होगा। बाकी हमेशा ट्रांसपोर्टेशन और रेस्टोरेंट में इको ही टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा। हाउएवर मैम हाउसकीपिंग और अकोमोडेशन में अगर ओरिजिनल सप्लायर लायबल है तो उसी को रहने दो, ओरिजिनल सप्लायर अगर लायबल नहीं है तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा, जीएसटी कलेक्ट करके और गवर्नमेंट को पे कर देगा। मैम ये सप्लायर का ही एग्रीगेट टर्नओवर होता है। मान लो सिटी कॉर्नर मेरा वेरी फेवरेट रेस्टोरेंट फॉर जैन पाव भाजी, यहाँ से रिद्धि ने क्या करा, जोमेटो के थ्रू पाव भाजी मंगवा ली। मान लो कि 280 रुपीज की पाव भाजी थी, तो ये 280 रुपीज किसका परचेज है, रिद्धि का। अगर फूड का आईटीसी ब्लॉक है तो किसका ब्लॉक होगा, रिद्धि का। रिवर्सल्स करने हैं तो रिद्धि करेगी। और मैम ये किसके सेल्स में किसके टर्नओवर में ऐड होगा, सिटी कॉर्नर के। जोमेटो के लिए ना सेल है ना परचेज है, ना उनको आईटीसी लेना है, ना रिवर्स करना है, ना आरसीएम भरना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे कर देना है। अगर इको का इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो उसको एक रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 9(5) में जीएसटी कलेक्ट करके और गवर्नमेंट को पे करने के लिए वो हाथ नहीं झटक सकता है। परफेक्ट मैम। बाकी लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर वेरी सिंपल कि मैम गुड्स के लिए ये सारे रेट्स एप्लीकेबल है जीएसटी में, सर्विसेज के लिए ये सारे रेट्स एप्लीकेबल है। गुड्स को कैसे क्लासिफाई करा जाता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एचएसएन कोड के हिसाब से, और सर्विसेज को कैसे क्लासिफाई करा जाता है तो स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज के हिसाब से। तो वो चैप्टर फिर अंदर हेडिंग सेक्शन सब हेडिंग वगैरह होता है और हर एक आइटम के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, जीएसटी का रेट प्रिस्क्राइब करके दे दिया है। Done, 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 done. And here we wind up the entire chapter of charge of GST. IGST Act के 3 सेक्शन, सेक्शन 7, 8 और 9, इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। और मैम CGST एक्ट का सेक्शन नंबर 9 जो हमने खत्म करा है, 9(1) नॉर्मल लेवी, 9(2) नैप टैक्सेबिलिटी, 9(3) आरसीएम, 9(4) रियल एस्टेट सेक्टर और 9(5) ई कॉमर्स ऑपरेटर। डन। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया हो, मजा आया हो और याद हुआ हो। इफ यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, एक प्यारा प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना, अपने फ्रेंड्स, एनिमीज, कलीग्स, सीनियर जूनियर, क्रश, एक्स सबके साथ वीडियो को शेयर करना। सबका साथ सबका विकास। राइट मैम। मॉड्यूल में कॉम्पोजिशन लेवी चैप्टर भी चार्ज ऑफ जीएसटी का ही पार्ट है। हावेवर मैंने यूट्यूब पे कॉम्पोजिशन और रजिस्ट्रेशन का एक साथ रिविजन वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप वो कॉम्पोजिशन का रिविजन वीडियो देख के और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हो। इवन जो भी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस है चार्ज ऑफ जीएसटी के, उनका क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। आप क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको चार्ज ऑफ जीएसटी के क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियोस भी मिल जाएंगे, एंड प्लस इसी सेम रिविजन प्लेलिस्ट में आपको कॉम्पोजिशन लेवी का भी रिविजन लेक्चर मिल जाएगा। सो मेक श्योर टू यूज ऑल द रिसोर्सेज। हैप्पी लर्निंग, अच्छे अच्छे से पढ़ना, अच्छे अच्छे से मार्क्स लाना। टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।